बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बलूचिस्तान और फाटा के लोगों को भारत ने इस्तेमाल किया और बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान के लोगों को ऐसे इस्तेमाल किया कि वहाँ पे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, हालात अच्छे नहीं हैं, इलाका बहुत बड़ा है। उनको ये प्रोपेगेंडा किया गया कि वसाइल सारे आपके पास हैं और आपकी हुकूमत आपको कुछ दे नहीं रही। उसके लिए वफाकी हुकूमतें जितनी भी रहीं वो सारी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान को उनका हक उस तरह नहीं दिया जिस तरह उनको मिलना चाहिए था, या उनको पूरा हक नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी बलूचिस्तान को दिया गया, बलूचिस्तान के अपने लोगों ने जो वहाँ से मुंतखब हुए, उनके अपने सरदार या उनके अपने सियासतदान, उन्होंने अपनी आवाम को उसमें से कुछ नहीं दिया। यानी अव्वल तो बलूचिस्तान को वैसे ही हिस्सा कम मिला, लेकिन जो मिला वो भी अल्लल्ले तल्लल्लों में उड़ गया, वो भी पब्लिक के ऊपर खर्च नहीं हो पाया। तो ये शिकवे और शिकायतें बढ़ते रहे। ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है। उन्हें ये कहा जाए कि आपके पास तो सब कुछ है, गैस भी है, रेकोडिक भी है, समंदर भी है, तो आप पाकिस्तान से जो है वो लड़ाई करें। पहले हक मांगने की बात की जाती है, फिर लड़ाई पे उकसाया जाता है। भारत ने वहाँ बहुत इन्वेस्ट किया है। एक जासूस है हमारे पास, कुलभूषण जाधव। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बलूचिस्तान के लोगों के हाथों में हथियार पकड़ाए और उनको पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़ा कर दिया। और जब भारत आया अफगानिस्तान में, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि वहाँ पे अमेरिका और नेटो फौजें बैठी हुई हैं, लिहाजा हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा, तो भारत ने अफगानिस्तान से बहुत करीब रहते हुए बलोच लोगों को शिद्दत पसंद बनाया और कोशिश की कि वो रियासत से लड़ पड़े और आपस में ही पाकिस्तानी दस्तों गिरेबान हो जाएं। दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात के पीछे भारत था और है। इसी तरह जो फाटा के इलाके हैं जो अब मर्ज हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे जब ऑपरेशंस हुए तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले उन इलाकों से। उन लोगों में से कुछ लोग जो हैं, क्योंकि बिल्कुल उनके बॉर्डर के ऊपर उनके गांव थे, तो वो अफगानिस्तान की तरफ भी गए। वहाँ भारत के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उनको हाथों हाथ लिया, उन लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया, रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ उनको भड़काया और फिर उनको ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ उनको एक जंग में उतार दिया। इस तरह उनको बहुत, यानी ड्रोन हमला होता था पाकिस्तान में और वो लोग जो है वो पाकिस्तान की रियासत पे गुस्से होते थे कि अमेरिका ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा के पाकिस्तानियों को मार रहा है। वो जो लोग बचते थे, उनके रिश्तेदार, उनको इंडियंस पैसा देते थे कि आप बदला ले जाके। तो पाकिस्तान के साथ डबल गेम हो रही थी, बड़ी ज्यादती हो रही थी और लंबे अरसे तक ये होती रही है। अब इस वक्त अफगानिस्तान बदल रहा है और यह पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा उम्मीद किस्म का स्टेटमेंट दिया है और उससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अब हालात बदलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास मौका भी है। भारत सर पे पांव रख के भाग रहा है अफगानिस्तान से, क्योंकि तालिबान उनको बहुत बुरी तरह मारेंगे अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो, या वो उन इलाकों पे कंट्रोल कर लेते हैं जहां जहां पे भारत बैठा हुआ है। यानी 17 कौंसल खाने भारत ने अफगानिस्तान में खोल दिए। क्या जरूरत थी? पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ बहुत सारे कैंप्स बना दिए भारत ने। उनके फौजी, उनके जासूस वहां पे मौजूद रहते थे और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने के लिए साजिश करते थे, अफगानियों को उकसाते थे और फिर उनसे पाकिस्तान पे अटैक करवाते थे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे इन इलाकों में तालिबान कब्जे करते चले जा रहे हैं, भारत के लिए अफगानिस्तान की जमीन तंग हो रही है। भारत अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहा है। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना इन लोगों के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने वाला भी अफगानिस्तान में अब बहुत बुरे हालात में है और भाग रहा है। भारत तो अब नहीं कर पाएगा, CIA अफगानिस्तान में मौजूद नहीं होगी, वो भी नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान अड्डे नहीं दे रहा, यहां भी नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? इन लोगों का राब्ता कट जाएगा भारत से।
या बराह रास्त जो इनको इमदाद मिलती है वो बंद हो जाएगी। अब जब ये अफगानिस्तान जाएंगे तो वहां तालिबान मौजूद होंगे उन जगहों पे, या जो भी सेटअप होगा उसमें तालिबान का एक हिस्सा होगा। लिहाजा इंडिया के लिए और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं या करना चाहते हैं। तो यही वक्त है कि हम अपने लोगों के साथ मिलकर बैठें, उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त करें, उनके लिए सहूलियात पैदा करें, यानी पैरामिलिट्री के अंदर काम कर सकते हैं जिन लोगों ने हथियार उठाया और चलाना जानते हैं, एफसी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, नौकरियां दी जा सकती हैं, टेक्निकल एजुकेशन दी जा सकती है, उनमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले करें, और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पैसा खर्च किया जाए। 730 अरब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है पैकेज बलूचिस्तान के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अब आप इस बात पे आ जाएं कि इस सुनहरी मौके का फायदा अगर पाकिस्तान उठा लेता है तो बलूचिस्तान के तरक्की करने की रफ्तार कितनी तेज होगी, और भारत को इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान क्या हुआ। देखिए, भारत यहां से अब भागा है दुम दुबाकर, सर पे पांव रखकर। भारत के लिए दो बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। नंबर एक मसला यह है कि चीन का लगातार दबाव भारत के ऊपर बढ़ रहा है। उसमें एक खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको छापा है, और उसके मुताबिक चीन जो है वो शुमाल मगरबी शहर यूमेन के पास एक बुलंद सहरा है, वहां तवील फासले तक मार करने वाले, जो मुख्तलिफ बरेआज़मों तक जाके मार कर सकते हैं, मिसाइलों को महफूज तरीके से रखने के लिए 100 के करीब ज़ेरे ज़मीन बंकर्स तामीर कर रहा है। और यह रिपोर्ट जो है उन्होंने एक सैटेलाइट से हासिल शुदा तस्वीर के बाद अखज़ की है, और उसकी बुनियाद पे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना बड़े ख़तरनाक हथियार ना सिर्फ के तैयार कर रहा है बल्कि भारत की सरहद के नज़दीक हैं। चीन भारतीय सरहद के करीब 100 से ज़ायद नए एटमी मुकामात बना रहा है, जिस पे अमेरिका को शदीद तशवीश है। यानी अमेरिका का अगला जो अड्डा है इस खित्ते में वो चाइना के मुकाबले में भारत हो सकता है। लिहाजा भारत जो है उसको टैकल करना चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो अपने सारे कीमती हथियार, अपने सारे मुअस्सर हथियार भारत की सरहद के साथ साथ लगा रहे हैं, ताकि कल को अगर कोई भारत शरारत करे तो 10 मरतबा पहले सोचे। अमेरिकन वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने जुमेरात के रोज़ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एक सवाल के जवाब में कहा था कि ये जो तामीरात कर रहा है चाइना, ये बहुत तशवीशनाक हैं और चीन की नीयत पे सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि चीन के पास इस साल के शुरू तक 350 के करीब जौहरी हथियार मौजूद थे, और इनमें इस साल 30 मजीद जौहरी हथियारों का इजाफा हुआ है, जो एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। चीन अपने हथियारों की तादाद में जो इजाफा कर रहा है वो दुनिया में इस रफ्तार से कोई नहीं कर रहा, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि चीन अपने बहुत सारे हथियारों को छुपा कर रख रहा है। ये है जी वो खबर। दूसरी जानिब भारतीय अखबारात और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि तालिबान अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं या वो एक जॉइंट हुकूमत में भी आ जाते हैं वहाँ की हुकूमत के साथ मिलकर, क्योंकि अब तक की इतला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 13 मज़ीद ज़िले ऐसे हैं अफ़गानिस्तान पे जिन्हें कब्ज़ा कर लिया है तालिबान ने, उन्हें फ़तह कर लिया है। और इस बार ज़रा तालिबान मुख्तलिफ हैं। जो पहले तालिबान थे वो ज़्यादातर पश्तो बोलने वाले थे या कुछ फ़ारसी बोलने वाले थे, लेकिन इस बार जो तालिबान हैं उनमें 40% अफ़गान, ताजिक और उज़्बेक नस्ल के अनासर शामिल हैं। यानी ये पूरे अफ़गानिस्तान से तालिबान ने हर तरह के लोगों को इकट्ठा किया है और हर तरह के लोगों को अपनी फ़ोर्स का हिस्सा बनाया है। ये मुख्तलिफ और ज़्यादा बड़ी तादाद में है इस मरतबा, तो इनका रास्ता रोकना मुश्किल होगा। भारत ये समझता है कि एक तरफ तो चीन मुसीबत खड़ी कर रहा है और दूसरी तरफ कश्मीर में जहाद बहुत तेज़ हो जाएगा अगर अफ़गानिस्तान में अमन आ जाता है तो उसके बाद, क्योंकि इस पूरे खित्ते के अंदर सिर्फ एक जगह रह जाएगी जहां कब्जा होगा, जो मुतनाज़ होगा इशू, और वो होगा मकबूजा कश्मीर। उसके अलावा बाकी सारे तनाज़े हल हो जाएंगे और सबकी तवज्जो इसकी तरफ होगी, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी उस वक्त जब अफ़गानिस्तान में अमन हो और तालिबान किसी ना किसी सूरत इक़्तिदार का हिस्सा हो या खुद इक़्तिदार में हो। इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि सुहेल शाहीन, इन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, ये दोहा में तर्जुमान हैं तालिबान के दफ्तर के। उन्होंने कहा कि तालिबान से कोई ख़तरा नहीं है एनजीओज़ को
जो वहाँ अच्छा काम कर रही हैं या काम करने के लिए आए हैं, सफारतकारों को, जो मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकार वहाँ पे मौजूद हैं अपने सफारत खानों में, सफारती अमले को, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, यहाँ से हायर किया हो या उन मुल्कों से आया हो, या सहाफ़ियों वगैरह को, कोई ख़तरा नहीं है तालिबान से। हाँ, तालिबान से उन फौजियों को ख़तरा है जो गैर मुल्की हैं और अफगानिस्तान में बैठे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने क्लियर किया, सहाफ़ी, सफारतकार, NGOs, सफारती अमला ये अफगानिस्तान में जाना चाहें तो तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से उनको अमान है, उनको हम किसी किस्म का थ्रेट नहीं बनेंगे उनके लिए। बहरहाल जो गैर मुल्की फ़ौजी हैं उनके लिए हम बहुत बड़ा ख़तरा है और उनकी डेडलाइन 11 सितंबर है, उसके बाद एक दिन भी नहीं। ये तालिबान का अनाउंसमेंट था, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब आ जाए एक और बहुत अच्छी और बड़ी खबर की जानिब। अच्छी खबर जो है वो छपी है द इकोनॉमिस्ट में, बड़े इसके हवाले दिए जाते हैं पाकिस्तान में, बड़ा तगड़ा हफ्तरोज़ा है बैनुल-अक़वामी। तो द इकोनॉमिस्ट ने एक रिटर्न टू नॉर्मल के नाम से एक इंडेक्स जारी किया है, रिटर्न टू नॉर्मल। और ये रिटर्न टू नॉर्मल जो है, वापसी नॉर्मल हालात की तरफ, ये कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने एक डाटा जारी किया है, एक इंडेक्स है जिसमें 50 ममालिक का कोरोना के खिलाफ जो जंग उन्होंने लड़ी है, जो ज़्यादा मुतासिर होने वाले 50 ममालिक हैं, उनका तकाबली जायज़ा लिया गया है और फिर मुख्तलिफ ममालिक को उनकी कारकर्दगी के लिहाज से पॉइंट दिए गए हैं कि ज़्यादा पॉइंट इस मुल्क को मिलते हैं, उससे कम इसको और उससे कम इसको। ये ममालिक बहुत अच्छी तरह कोरोना से लड़े और बड़े अच्छे तरीके से निकले हैं। 8 बुनियादी पॉइंट्स हैं बहुत बड़े, जिनके ऊपर रिसर्च की गई है द इकोनॉमिस्ट की जानिब से। और अब इस डाटा का मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इसमें तीसरे नंबर पे सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाला मुल्क है। यानी 100 पॉइंट्स के अंदर से उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। अब मैं पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। इसमें जो सबसे नंबर 1 पे मुल्क आया है, जो टॉप 5 मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है। पहले नंबर पे हांगकांग। हांगकांग ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई कोरोना से लड़ने में और नॉर्मल लाइफ की तरफ बहुत तेजी से आया। उन्होंने 100 में से 96.3 यानी 96.3 पॉइंट हासिल किए। पहले नंबर पे रहा हांगकांग। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, जिन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया था, नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी आए थे। उनकी वज़ीर आज़म बड़ा शानदार काम कर रही थी। 87.8 यानी 87.8 पॉइंट इन्होंने हासिल किए हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा अपना पाकिस्तान और 84.4 पॉइंट हासिल किए हैं। 100 में से पाकिस्तान ने शानदार तरीके से पाकिस्तान ने कोरोना के साथ लड़ाई की और नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आया। चौथा नाइजीरिया है 84.1 पॉइंट। पांचवां यूक्रेन है 83.6 पॉइंट। अब आने बदतरीन ममालिक की फहरिस्त। जो टॉप 5 बदतरीन ममालिक हैं 50 मुल्कों में से, वो कौन से हैं? सबसे बदतरीन पॉइंट जो है वो 50वें नंबर पे, आखिरी नंबर पे जो मुल्क आया है वो मलेशिया है। 27.3% नॉर्मल जिंदगी की तरफ सिर्फ वापस आ सका मलेशिया। उसके बाद जो दूसरा बदतरीन मुल्क रहा वो ताइवान है। 43.7 पॉइंट ले सका सिर्फ ताइवान और वो 49वें नंबर पे है 50 मुल्कों की फहरिस्त में। बहुत बुरी सूरत हाल है, नॉर्मल की तरफ वापस नहीं आ पाया। 48वें नंबर पे भारत है जी। भारत 46.5% 5 पॉइंट ले सका सिर्फ 100 में से नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने के लिए। उसके बाद चिली है और वियतनाम है, यानी वियतनाम और चिली भारत से बेहतर हैं। पाकिस्तान ऊपर से तीसरे नंबर पे है, यानी सबसे अच्छी कारकर्दगी कोरोना में दिखा के नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने में टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है, तीसरे नंबर पे है। और नीचे से भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है सबसे बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुल्कों के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, इससे हौसला मिलता है और इससे यह पता चलता है कि कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी कौम में इतनी समझ, हौसला, शऊर मौजूद है कि वो उस मूजी मर्ज से भी लड़ सकती है जिसके लिए बहुत बड़े वसाइल चाहिए, और हमने कम वसाइल में अपने आप को साबित किया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।